11 सीटों पर 11 जिलों के 51 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है वो कमोवेश हर जिलेवार हम आपको दिखलाते हैं कितने पर तकरीबन 10% से ज्यादा की वोटिंग पहले 2 घंटों में हुई है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की स्थिति हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें 11% वोटिंग जो है ओवरऑल है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानते, फैजाबाद, गोंडा, संत कबीरनगर में 11% वोटिंग हुई है जो नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर 10% हुई है और 51 सीटों पर ये वोट डाले जा रहे हैं और कुल मिला के 11% वोटिंग शुरुआती दौर के पहले 2 घंटों में ये एक अच्छा है। हालांकि कई जगहों पर सुबह बहुत छोटी छोटी कतारें नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है और औसतन जो माना जा रहा है ये 60% पार हर फेज में किया है। कई जगहों पर तो 68% तक इस बार वोटिंग हुई है, तो इस बार वोटिंग अच्छी खासी हो रही है। संजय पुगलिया जी, हम लोग उस चर्चा में जरा सा आपको शामिल कर लें जिस चर्चा को हम लोग शुरुआत कर रहे थे और मसला था जाति हिंदुस्तान का सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या क्रिमिनल होना, बाहुबली होना, दागी होना यह भारतीय चुनाव का सच है? इसके बगैर चुनाव भी नहीं लड़ा जा सकता है क्या? ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी ही। इसके बगैर तो नहीं लड़ा जा पाता है। ये हम लगातार देख रहे हैं, कितने भी दावे कर ले पार्टियां इन लोगों को ढूंढ ढूंढ करके टिकट देती हैं और इनके संरक्षण के बिना चुनाव जीत भी नहीं पाती। और ये इतना बड़ा पाखंड लगातार चले जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि लोकतंत्र में आफ्टर ऑल पब्लिक किसको चुनती है इसका भी महत्व होता है। तो पब्लिक भी एक हद तक इन चीजों को एक्सेप्ट करके चलती है कि डेमोक्रेसी को अगर नर्चर करना है और ठीक ठाक रखना है तो बहुत ज्यादा 100% सिद्धांतवाद नहीं चलेगा। इसलिए जो चॉइसेस सामने हैं उनमें से वो चुनते हैं। तो जब जीतने वाली पार्टी का परचम लहरा रहा होता है तो उसमें बड़े बड़े दागी निकल जाते हैं और जो कमजोर पार्टियां हैं जो चुनाव हारती हैं उनके छोटे छोटे दागी भी मारे जाते हैं। तो हम कहते हैं देखिए, अपराधी छवि वाला नेता था, उसको टिकट दिया फिर भी हार गए, तो अपराधियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त की चाल की बात होती है कि कौन कैसे किस पार्टी उस बात को कैसे खेल रही है। एक बड़ा सीधे हम लोग उस पे आ जाएं। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी, हम जिक्र यहां से निकला था, तो क्या मायावती ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, अखिलेश चूक गए? इस तरह की सियासत और राजनीति अब चुनावी तौर पर आ गई है सामने? नहीं, अखिलेश को एक पॉइंट प्रूव करना था कि वो दागी छवि के नेताओं से दूर रहना चाहते हैं। प्रूफ नहीं हो पाया क्योंकि गायत्री प्रजापति को उन्होंने टिकट दिया, तो एक पोजीशनिंग की बात थी। और ये मान लेना अनिवार्य है कि चूंकि अंसारी बंधुओं का साथ ले लिया है मायावती ने, इसलिए मायावती का नुकसान हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। उर्मिलेश जी, आप एक लकीर खींच रहे थे बार, हमें ये बताइए नहीं, एक चीज दी, जब हम दागी शब्द बोलते हैं वो कितना भी बड़ा समाज, ददुआ का जिक्र ये कर रहे थे, ददुआ उस इलाके में हो सकता है रॉबिन हुड की तर्ज पे सामने आता हो, मदद भी करता हो, लेकिन कोई लकीर तो आप खींचेंगे ना। देखिए, थोड़ा सा प्लीज मेरी बात को कहने दिया जाए। देखिए, मेरा ये कहना है कि भारत में जो लोकतंत्र है उसकी यात्रा बहुत अवरुद्ध किस्म की यात्रा है। आप जब तक सोशल स्ट्रक्चर का, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं डेमोक्रेटाइजेशन करते, जब तक इसको इंक्लूसिव नहीं बनाते, तब तक पॉलिटिकल जो आपका स्ट्रक्चर है वह भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे भारत में मिजोरम और केरल 2 ऐसे सूबे हैं जहां सबसे कम आपराधिक चरित्र चुनाव में कामयाब होते हैं, सबसे कम। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसा है। इसलिए कि वहां की सियासत का मतलब यह है, लालू यादव पे 10 बरस का प्रतिबंध लगाना इस लोकतांत्रिक चुनावी संसदीय राजनीति में ठीक नहीं था। नहीं, मैं प्रतिबंध आप लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि सियासत के जितने बड़े सूरमा हैं जो आपराधिकरण के खिलाफ झंडा उठाए हुए हैं, वह भी स्वयं आपराधिक चरित्रों को और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। आप ये बताइए कि किसी का अपराध आपको पसंद आता है, किसी का अपराध पसंद नहीं आता है, ये तो कमाल की बात है। ये कैसे हो सकता है? अगर किसी स्ट्रक्चर किसका अपराध पसंद आया और किसका नहीं आया, मैंने हम लोग साफ आ जाए ना, साफ बोले। अब उदाहरण के तौर पे आप कहिएगा कि एक व्यक्ति जो अपराध कर रहा है वो राजनीतिक है और दूसरा आदमी जो कर रहा है वो व्यक्तिगत है, इसलिए दोनों में फर्क किया जाना चाहिए, दोनों में अलगाया जाना चाहिए। यानी दंगा कराने वाला जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं वो अपराधी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो कहीं दबंगई के साथ गरीबों का पक्ष लेता है और जिस पर एफआईआर सबसे अधिक कर देती है पुलिस, क्योंकि पुलिस और प्रशासन भी दबंगों के साथ खड़ा है, वो अपराधी हो जाता है। नक्षत्र मालाकार, एक उदाहरण, नक्षत्र मालाकार अररिया, पूर्णिया, फारबिसगंज और कटिहार के इलाके का एक महानतम हीरो
मुझे लगता है संजय पुगलिया अच्छी तरह जानते हैं, उस इलाके से आते हैं। आप ये बताइए कि नक्षत्र मालाकार पर कितनी केसेस लगाई गई? उसको तो अपराधी घोषित कर दिया गया, लेकिन नक्षत्र मालाकार वहां के गरीबों का हीरो था। ओके, ठीक है, आपने ये बात कही। शशिशेखर जी, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी 10 केस दर्ज है, और जब पूछा जाता है तो बोलते हैं बीजेपी वाले कि ये पॉलिटिकल है, और फिर दागी का जो प्रजापति और मुख्तार अंसारी का मसला सामने आ गया। हमारे गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड है क्या? हम समझना चाहते हैं। मैं गायत्री प्रजापति के किसी भी गुनाह को कभी डिफेंड नहीं कर सकता एक जर्नलिस्ट के तौर पे, लेकिन क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि सारा फोकस गायत्री प्रजापति पर है, और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक इस समय अपराधी जो चरित्र या आपराधिक छवि वाले चरित्र हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन गायत्री प्रजापति पर जो पूरा फोकस है हमारे देश में इस समय मीडिया का, वो क्यों है? क्या वो कन्विक्टेड हैं? उन पर एक एलिगेशन है, एलिगेशन की जांच तक कभी नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक केस गई, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है पुलिस को एफआईआर करने का, एफआईआर हुआ है, जांच चलेगी, कन्विक्शन नहीं हुआ है आज तक। आप अपराधी पहले से ही बता रहे हैं। जहां तक भ्रष्ट का सवाल है, भ्रष्ट तो इस देश में कितने पॉलिटिशियंस हैं? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग बेकार आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इसका मैसेज तो सच यह है कि ईमानदार, सक्षम और जो बिल्कुल जेहन जिसका लोकतांत्रिक है, ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर दीजिए यूपी बिहार में तो चुनाव जीतना मुश्किल है। और यही कारण है कि एके रॉय जैसे लोग जो धनबाद में एक समय मजदूरों के मसीहा थे, आज कहते हैं कि हमारे जैसा कोई चरित्र चुनाव नहीं लड़ सकता। जिस देश के चुनाव में 25 लाख और 28 लाख के बजाय 28 करोड़ और 25 करोड़ बाहुबलियों का जिक्र कर रहे हैं। गोंडा में, एक मिनट, गोंडा जरा हम आते हैं, इस पे आते हैं जरा। गोंडा में ब्रजभूषण तिवारी है। सर, इस बार का मुख्य मुद्दा क्या चुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो रही ये पूर्णतः विफल है, हर मोर्चे पर विफल है, और किसी मोर्चे पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई अच्छा काम हुआ है। और एक स्थानीय मुद्दा भी है, क्योंकि हर जिले में इन्होंने एक मिनी मुख्यमंत्री बना रखा था। जैसे पूरे गोंडा का चुनाव पंडित सिंह के ध्रुव पर नाच रहा है, बलरामपुर का एसपी यादव पर नाच रहा है, बहराइच का वकार साहब पर नाच रहा है। तो ये स्थानीय मुद्दे भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और मोदी जी ने जो फैसले लिए, और नोटबंदी का पॉजिटिव गया है, नोटबंदी का पॉजिटिव गया है। ये विकास की बात शुरू से कही जा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चौथे चरण से पूरी विकास की बात जो कम्प्लीटली डिरेल हो गई, और वो कब्रिस्तान, शमशान, रमज़ान, दिवाली और कसाब कौन नहीं है, ये इस तरह की बातें आ गई। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आश्वस्त नहीं है क्या? नहीं, ये देखिए, जैसे अब आप देखिए कि देवी पाटन मंडल में 20 सीटें हैं, 20 सीटों पर 15 सीटें जो है सीधे अल्पसंख्यक वर्ग से संघर्ष में है। ये पहले कोई पार्टी टिकट देती थी तो 2 टिकट देती थी, 3 टिकट देती थी। मायावती जी ने देखिए कैसरगंज से देना शुरू किया और बलरामपुर तक एक तरफ दे दिया। अब ये इस 2 सीट पर इसलिए उन्होंने नहीं दिया कि यहाँ पर मुस्लिम बहुत कम है, यहाँ 30-35 हज़ार मुस्लिम है, और ये करने लगे। 2 विधानसभा ऐसी हैं कि जहाँ इनकी संख्या 35 हज़ार है, 40 हज़ार है, बाकी जहाँ ये 80 हज़ार के ऊपर थे सब एक तरफा दे दिया। तो एक तरफ से जो दे दिया तो ये अपने आप मुद्दा बन गया। मायावती ने तो यही सोच करके दिया ना कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, यही सोच करके दिया ना, तो अपने आप मुद्दा बन गया, मुद्दा है देवी पाटन मंडल में। तो आप भी अपने चुनाव में रैली में ये कह रहे थे कि कैसे देखिए लोग एक समुदाय के लोगों को टिकट दे रहे हैं, इसलिए आपको देना। तो क्या भाजपा आप अटेम्प्ट कर रहे थे पोलराइजेशन का, काउंटर पोलराइजेशन का? नहीं, देखिए, मैंने यही कहा था, मैंने कोई गलत बात तो कहा नहीं। देवी पाटन मंडल की 20 सीटों में 15 सीटों पर सिर्फ मुसलमान से लड़ाई है, मुस्लिम से लड़ाई है। अब अगर उसको सही बताना, किसी कहा है कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी महरूम के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब बगावत है। 15-15 सीटों पर सीधे सीधे मुकाबला है, और यही सोच करके तो उन्होंने दिया। उन्होंने क्या सोच करके दिया? यही सोच करके तो दिया। भी रहे हुए ये नेता और उस वक्त जब समाजवादी पार्टी में थे तो इनको भारत के मीडिया में, उत्तर प्रदेश के मीडिया में ये पेंट किया जाता था कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बाहुबली एक आपराधिक। हम इसी पे आ रहे थे। लेकिन आज इनकी इमेज एक बड़े खेल कूद के क्षेत्र में काम करने वाले कुशल राजनेता की है, स्कूल चलाने वाले राजनेता की है। कमाल है, इनके सारे स्कूलों में क्या होता है ये कोई खोज परख रिपोर्ट मैंने आज तक नहीं पढ़ी। नई रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी होगी। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक झुकाव दिखता है, और बिल्कुल साफ है। ये कोई भी आपने ऐसी कोई रिपोर्ट पढ़ी जो कह रही हो समाज सेवी है? ये मुझे रिपोर्ट कर बताया जाए ना प्लीज कि एडीआर की रिपोर्ट के अलावा मैं चैलेंज करता हूं
कि एडीआर की रिपोर्ट के अलावा भारत के मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि पर किसने विस्तार के साथ लिखा है? टेल मी। अरे अच्छा, आप जानकारी आपको दे दें। हमको लगता है कमेंट इस पे हम कर दें, हमने अपने दस्तक में बतलाया है। नहीं, ठीक है, अच्छी नहीं, बात है, आपकी बात हम बोलेंगे, बोलेंगे, बिल्कुल बताया। मेजॉरिटी ऑफ द, मैं अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े हिस्से को देखूं, अब एक मिनट कमेंट हम खाली ले लें ब्रेक से पहले। बिल्कुल नहीं है। नहीं देखते नो क्षमा करें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा सवाल खाली यही है। देखिए ये अति लफाजी शब्दों की कोई फायदा नहीं करती। ये लफाजी नहीं है, लफाजी आप भी कर सकते हैं, मैं ही नहीं केवल करूंगा। आपकी बात नहीं, लफाजी आप भी कर सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं लफाजी कोई फायदा नहीं करती। ये फैक्ट है कि ददुआ नाम के एक डकैत का देवकली गांव में फतेहपुर के एक मंदिर है। उस देश में जहां पर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ कुछ देवताओं की ही शास्त्रोक्त विधि से मानी जाती है, अगर आप हिंदू हैं, वहां पूजन होता है। पूरी दुनिया में डकैतों के जो सबसे बड़े शिरोमणि हैं संसार के, रॉबिन हुड, उनकी सिर्फ एक प्रतिमा है नॉटिंगम में, यहाँ मूर्तियां लग जाती हैं। तो हम जिस प्रदेश के रहने वाले हैं वहाँ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये सच है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने बाहुबल के दम पर चाहे इस पार्टी में जाए चाहे उस पार्टी में जाए, लेकिन उनकी हुकूमत चलती रहती है, और ये इस सच से हम इनकार नहीं कर सकते। हम संजय पुगलिया जी, हम इस बहस में अब आपको भी लेके आ रहे हैं। अगर यह स्थिति है भारतीय चुनाव के दौर में चुनाव जीतने के लिए, तो फिर ऐसे में जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो तो 1952 का उठा लीजिए या 2014 का उठा लीजिए, एक जैसा ही है, और आज का भी उठा लीजिए, कमोवेश सभी एक जैसे हैं, कुछ भी चीजें हुई नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरोकार चुनाव के जनता से सिर्फ वोट डालने तक के लिए ही मायने रखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है। मैनिफेस्टो में जो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, अब तो चुनाव के कुछ दिन पहले ये लोग रिलीज करते हैं। कोई भी पार्टी हो उसके लिए उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। पार्टी के नेता नहीं पढ़ते, कोई एकाध लिखाड़ विखाड़ होता है जो बैठ करके लिख लेता है कुछ इस तरह की चीजें। अब जो पूरा चुनाव है वो एक नया और गणित बन गया है। वो ये है कि परफॉर्मेंस पर थोड़ी चुनाव जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है शुद्ध रूप से प्रोपेगेंडा पे और इमोशनल इश्यूज पे, और उसी पर फोकस रहता है। जो पार्टियां इसमें ज्यादा तेज हैं और ज्यादा आजकल के नए टूल्स का, खास करके टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हैं, वो ज्यादा बड़ा मोर्चा मार रही हैं। जो पार्टियां फिसड्डी हैं वो कहती हैं कि थोड़ा पढ़ लिख करके चलिए, कागज लेकर के चलिए, इनका कोई महत्व बचा नहीं है। इसलिए अब जो चुनाव लड़ने के तौर तरीके हैं ये बहुत ज्यादा बदल गए हैं, और जहां पर डायरेक्ट मैसेजिंग हो रही है, पब्लिक से आप डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, वहां पर आप अच्छा बोलकर, बहुत अच्छा बोलकर और इमोशनल कनेक्ट एस्टेब्लिश करके इतना बड़ा खेल खड़ा कर सकते हैं जो हम देखते रहते हैं। इसीलिए चुनाव का, सिद्धांत का, अपराध का थिंक टैंक काम करते हैं। जरूर करना चाहिए, जरूर आंकड़े सामने आने चाहिए, लेकिन वोटर के लिए भी ये कोई डिसाइसिव क्राइटेरिया नहीं है। वो इनको देख करके वोट ही नहीं देता कि कोई कितना बड़ा क्रिमिनल है या नहीं है। आप लालू जी का कुछ भी कर लीजिए, लालू जी की ना इज्जत कम होगी, ना उनकी राजनीतिक साख कम होगी, क्योंकि किसी एक टेक्निकल गुनाह में पकड़े गए हैं, ऐसा ही मानती है जनता। अभिषेक, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, लालू यादव के साथ मंच शेयर क्यों नहीं हो पा रहा है अखिलेश का? प्रसून जी, वही बात है। अखिलेश यादव, लालू यादव हालांकि कैंपेन कर रहे हैं। शुरुआती जो उन्होंने कैंपेन किया सिर्फ कांग्रेस के लिए किया, और अखिलेश यादव निश्चित तौर पर अपनी छवि को कोई कॉम्प्रोमाइज करते देखना नहीं चाहते। मुंह से भले ना बोले, लेकिन ये साफ है कि वो शेयर नहीं करना चाह रहे थे। छवि को लेकर मसला है। दूसरी तरफ सुजीत झा, नीतीश कुमार आकर क्यों नहीं साथ खड़े हैं महागठबंधन का जिक्र जब वो करते हैं तो? देखिए प्रसून जी, नीतीश कुमार ने शुरू में तो जोर लगाया ही था कि जेडीयू यूपी में चुनाव लड़े और यहाँ पे गठबंधन बने, लेकिन गठबंधन किसी ने उनको उसमें शामिल किया नहीं, या तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे और न किसी के लिए प्रचार करेंगे। हम लोगों ने तमाम बातें की, हर समय उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश में आप किसको जिताना चाहते हैं, किसको चाहते हैं जीतते हुए देखना। उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब आज तक नहीं दिया है।
तो इसी से आप अंदाजा लगा ओके। सकते हैं कि ओके। एक तो आप मसला वो भी है, जब महागठबंधन बन रहा था तो मुलायम सिंह वाली जो बात है, तो वो तमाम चीजें हैं इसमें देखनी पड़ेगी। जोड़ आप दूं खाली कमेंट छोटा सा करें। नहीं, इसमें मैं जोड़ दूं कि नीतीश कुमार जी ने अपने जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से बाहर कर दिया क्योंकि वो अखिलेश यादव के गठबंधन को सपोर्ट करता हुआ बयान दे दिया था, अभी 3 दिन पहले की एक बात है। आखिरी कमेंट बताइए, इस पूरे दौर को अगर उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति को तय करने जा रहा है भविष्य को लेकर, तो ये लालू यादव के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, छवि खराब होगी। नीतीश कुमार पचाने की स्थिति में नहीं है कि महाराज इन लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ जाए। तो हम लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आपको नजर क्या आ रहा है? मोदी का कोई अल्टरनेटिव ऐसे में कहां बचेगा? कोई नहीं है। कैसे बचेगा? नहीं है कोई संयुक्त मोर्चा बनता ही नहीं दिख रहा है। नहीं नजर आएगा। ममता बनर्जी अलग चलेगी, नीतीश कुमार अलग चलेंगे, और ये प्रादेशिक स्तर पर जो थोड़ी बड़ी बातें होती रहेगी, इसके अलावा कुछ खास नहीं। हम चर्चा यहीं पर, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे हो सकता है कि अगर एक खास ढंग के नतीजे आते हैं तो वैकल्पिक नेतृत्व उभर सकता है, और तब सारे जो सूबाई सूरमा हैं वो मजबूर हो जाएंगे किसी न किसी को सपोर्ट करने को या अपने बीच से नया नेता निकालने को। संजय जी, हम लोग अब 5वां फेज हो गया, 6ठे फेज में मिलेंगे सुबह सुबह के दिन। लेकिन एक कमेंट चाहेंगे, 2019 के लिए कोई अल्टरनेटिव नजर आ रहा है? इस चुनाव से निकल कर आएगा? बिल्कुल। देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि यूपी में मान लीजिए हार गए तो हम लोग चर्चा करेंगे कि 2019 का क्या होगा। अब बीजेपी जीत गई तो हम जाहिर है यही कहेंगे कि 2019 तो अब बिल्कुल मोदी जी का ही होने वाला है। मोदी जी के सामने टीना फैक्टर बड़े पैमाने पर उनकी मदद कर रहा है, साथ दे रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, जुड़े रहे, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहे। हम लौटते हैं लेकिन कुछ और खबरों